जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासत जोरों पर है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने सुना है कि कई भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सालसेटे क्षेत्र में इसका मकसद ये है कि वे बाद में भाजपा में शामिल हो सकेंगे। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि अगर वे आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो वे परोक्ष रूप से भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपके राष्ट्र संयोजक केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोगों के सामने केवल दो विकल्प हैं, आपको वोट दे या फिर भाजपा को। भाजपा ने अब तक गोवा के लिए कुछ खास काम नहीं किया है, ऐसे में जनता आपको ही वोट देगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा का दौरा करने वाले हैं। पहले वे 2 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए गोवा पहुंचने वाले थे। अब उनका ये दौरा 2 दिन के लिए टाल दिए गए हैं। अब वे 4 फरवरी को इस चुनावी राज्य को दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ रायबरेली, उन्नाव सहित 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। सपा लखनऊ जिले की 9 में से 2 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी और मंगलवार को 6 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सरोजनी नगर सीट पर अभी भी पत्ते नहीं खोले हैं। इसी सीट पर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। सपा ने राजधानी लखनऊ की बक्सी तालाब सीट पर गोमती यादव, लखनऊ पश्चिम सीट पर मोहम्मद अरमान, लखनऊ उत्तर सीट पर पूजा शुक्ला, लखनऊ पूर्व सीट पर अनुराग भदौरिया, लखनऊ मध्य सीट पर रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंडिडेट सीट पर राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडे दिखाने वाली पूजा शुक्ला को सपा ने लखनऊ उत्तरी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सीट से ब्राह्मणों झंडा उठाने वाले अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर पूजा शुक्ला पर भरोसा जताया है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहां के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। साल 2022 से साल 2023 के लिए केंद्र सरकार ने आम बजट जारी कर दी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 39.45 लाख करोड़ का कुल बजट लोकसभा में पेश किया। ये मोदी सरकार का 10वां और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 4था बजट है। सोशल मीडिया पर बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी बजट पर राकेश टिकैत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने टाइम्स नव भारत से बातचीत में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट कागजों में हितकारी लेकिन धरातल पर हितकारी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वर्ष 2022 से वर्ष 2023 के लिए पेश आम बजट में वेतन भोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतन भोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और MSME के लिए कुछ नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022 से 2023 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना 4था आम बजट पेश किया। ये पूरी तरह चुनावी नजर आ रहा है। इसमें किसानों, छात्रों और बेरोजगारों का खास ध्यान रखा गया। बजट पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। भाजपा जहां इसे आम आदमी का बजट कह रही है, वहीं विपक्ष सरकार को कोसने में लगा है। आइए जानते हैं कि बजट पर किस तरह की प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवीय के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा।
पीएम ने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, ज्यादा निवेश, ज्यादा विकास और ज्यादा नौकरियां की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने जहां बजट को शून्य बताया है तो इकाइयों ने इसे आम जनता के खिलाफ बताया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस बजट की तारीफ की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रक्रिया सामने आई। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए इसे एक पेगासस स्पिन बजट बताया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट शून्य है। सरकार बड़े शब्दों में खो गई है जिसका कोई मतलब नहीं है। यौन उत्पीड़न मामले में तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तरुण तेजपाल ने इस याचिका की सुनवाई कैमरे की निगरानी में करने की गुहार लगाई थी, जिससे विवाद और हो गया और इस केस से 2 जजों ने खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस बैठक में राहुल के दौरे को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वो प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ करेंगे। वहीं आम बजट को सीएम बघेल ने निराशाजनक बजट बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोदी सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए बजट को देशहीन बताया। उन्होंने कहा कि ये देशहीन बजट है, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट किसानों की आय दोगुनी करने और स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में कुछ नहीं कहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कस्तूरबा नगर में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार 20 वर्ष महिला को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सक्षम वकील की नियुक्ति करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मैंने इस बेटी की मदद के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम उसके लिए एक अच्छा वकील नियुक्त करेंगे। इस मामले को फास्ट ट्रैक किया जाएगा ताकि बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले। पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव होने जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया। वहीं इस मामले पर मद्य निषेध एवं बंधन मंत्री सुनील कुमार ने अब स्पष्ट संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून में संशोधन पर काम चल रहा है। इसे कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। मंत्री ने आगे बताया कि फिलहाल नए प्रस्ताव कानूनी रूप दिया जा रहा है। महीने 2 महीने में इसके परिणाम सामने आ जाएंगे। बता दें कि राज्य में शराब से जुड़े लगातार मामले सामने आने के बाद शराबबंदी कानून को असफल बताया जा रहा था। साथ ही कई राजनेता नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे थे। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं होता। बिहार में एक बार फिर से बालू के अवैध खनन से जुड़े माफियाओं के दुस्साहस की तस्वीर सामने आई है। हाजीपुर में बालू के अवैध खनन रोकने गई पुलिस पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई। रविवार देर शाम पुलिस को खबर मिली कि नगर थाना क्षेत्र के रामचौरा घाट पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो बड़े बड़े जेसीबी मशीनों के साथ खनन माफिया मौके पर मिले, लेकिन पुलिस ने
कार्रवाई की कोशिश की तो खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर जेसीबी मशीन से हमला कर दिया और पुलिस टीम को जेसीबी मशीन से कुचलकर मारने की कोशिश की। बालू माफियाओं ने पत्थर कुदाल से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।